एक बार सब अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए हमारे सर पीयूष राठौर को बुलाना चाहेंगे। पीयूष सर आप आए और 2 शब्द। तो एक बार मैं आप सभी का स्टडी जोन क्लासेस फैमिली के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जो अपन ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद अपना है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, बिग मोटिवेशनल सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज कुछ ही दिनों पहले अपन ने प्री BSTC का एग्ज़ाम लिया था और उसमें 22 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिसमें 21 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आए थे। सभी की मेहनत अच्छी रही है, सबने अच्छा प्रयास किया है, सबके अच्छे नंबर आए, 1-2 स्टूडेंटों को छोड़कर। हालांकि एक ही स्टूडेंट है, 1 या 2 ही स्टूडेंट है जिनके थोड़े नंबर कम हैं, बाकी सबके नंबर अच्छे हैं। और इससे यह भी साबित होता है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम में भाग लिया और उन्होंने अपनी तैयारी की पहचान करी। आशा करता हूँ आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो भी अच्छा हुआ होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और आपको एक अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो उसका अनाउंसमेंट अभी कुछ ही देर में अपन करने वाले हैं कि कौन फर्स्ट नंबर पर आए, कौन सेकंड पर आए, कौन थर्ड पर आए, कौन फोर्थ पर आए, कौन फिफ्थ पर आए। टॉप 5 को अवार्ड भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ट्रॉफी भी मिलेगी। उसके अलावा अपना ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है जिसमें हमारे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो 1 by 1 अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे। चाहे वो डांस प्रोग्राम के माध्यम से हो, चाहे वो शेरो शायरियों के माध्यम से हो, चाहे वो नाटक के माध्यम से हो, चाहे वो मिमिक्री के माध्यम से हो, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो भजन के माध्यम से हो। जिस भी माध्यम से आप परफॉर्मेंस करना चाहते हो आप कर सकते हो। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनको तो सब बातें पहले से 1.5-2 साल से बता चुके, जो 11th में है, जो भी 12th में है, तो लगभग 1.5 साल से वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हें तो सब कुछ बता दिया। 10th वाले भी अभी इस साल आए तो उन्हें भी काफ़ी कुछ तो बता दिया, 9th वालों को भी बता दिया होगा और 11th वालों को भी बता दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिनका रिवीजन हो चुका है वो 12th वाले हैं, उनका एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। कुछ बातें दोबारा रिपीट होगी क्योंकि बहुत से यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप बीच बीच में खुदकना मत, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अपन को जीवन में पढ़ने के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम भी रखने चाहिए और इनमें हिस्सा भी लेना चाहिए। जिन्होंने इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि वो आगे आए और बढ़ चढ़ कर उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनसे हम कहना चाहते हैं वो परिवार का नाम डुबो रहे हैं, स्टडी जोन क्लासेस फैमिली का भी नाम डुबो रहे हैं, अपनी फैमिली का भी नाम डुबो रहे हैं। तो धीरे धीरे वो भी कुछ सीखे इस प्रोग्राम से और भविष्य में वो भी पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। भैया ज़िंदगी में अगर अपन को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है पढ़ाई। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, वो तो मेन मुद्दा है।
उससे तो अपन पीछे नहीं हट सकते। तो पढ़ाई के साथ साथ जीवन में ये काम भी ज़रूरी है, पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला में पढ़ाता हूँ। वहाँ पे मैं इंटरव्यू ले रहा था, वाइवा ले रहा था बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो एक बच्चे से मैंने पूछा, 10वीं पास करके आया था, पास क्या करके आया था? ऊपर वाले की कृपा से कोरोना में प्रमोट हो गया आया था। उससे पूछा भैया बल का मात्रक क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? उसे बल का मात्रक भी नहीं आया। तो जो कोरोना में प्रमोट हो गया है उनकी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की भेंट चढ़ चुकी है। तो पूछा, फिर मैंने कहा यार तू पढ़ता नहीं है, तेरे को बल का मात्रक ही नहीं आ रहा, ऐसे क्या करेगा जीवन में, आगे कैसे बढ़ेगा? चल मैंने बता दे, द्रव्यमान का मात्रक बता दे, वो भी नहीं आ रहा। मैंने कि पूरी किताब में 5 सब्जेक्टों में जो भी तेरे को याद है उसमें कोई सा भी टॉपिक बता दे, वो भी नहीं आया। मैंने कि घर पे क्या करता है, टीवी देखता है कि नहीं देखता, गेम खेलता है पबजी वबजी कि नहीं खेलता, मैंने खेलने जाता है क्रिकेट विकेट ग्राउंड पे कि नहीं जाता। मैंने फिर पैदा किस लिए हुआ तू, जब तू पढ़ता लिखता भी नहीं है, खेलने भी नहीं जाता, टीवियाँ भी नहीं देखता, फिर करता क्या है? तो अपन जिंदगी में आए तो अपन को जिंदगी में हर काम करना चाहिए। पढ़ना भी ज़बरदस्त तरीके से चाहिए, खेलना भी ज़बरदस्त तरीके से चाहिए, और लाइफ का एंजॉयमेंट भी ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो इंजॉयमेंट करते हैं, पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। पढ़ाई के नाम पे तो तबीयतें खराब हो जाती है, बुखार आ जाती है, उल्टियाँ हो जाती है, तो कला से छूट जाती है, तबीयतें बहुत ज़्यादा खराब होती है स्टूडेंटों की। और तुमने देखा होगा, तुम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हो, वो से भी पढ़ रहे हैं, कभी टीचरों की इतनी तबीयतें खराब नहीं होती होगी जितनी स्टूडेंटों की हो जाती है। और टीचर तुमसे ज़्यादा डबल उम्र का रहता है, दुगनी उम्र का, तो तबीयत इतनी खराब क्यों होती है तुम्हारी? इसके पीछे के राज है बहुत सारे। एक तो अपन घर पे फल फ्रूट नहीं खाते, अपन खाते हैं चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मैगी। तो ये तबीयत खराब करने के तो साधन है, इनसे तो तबीयत ही खराब होगी। तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट खाने चाहिए। जो पढ़ाई कर रहा है, फल फ्रूट खाओगे, विटामिन तभी मिलेंगे और तभी तुम आगे बढ़ोगे। और जहाँ पे जो BSTC वाले हैं, भविष्य में जाके आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो टारगेट एक फिक्स करना। अगर BSTC में सिलेक्शन हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो पहला टारगेट तो आपका है कि 2 साल में BSTC कंप्लीट करें, उसके बाद रीट का एग्ज़ाम फाइट करके टीचर बने। लेकिन आपको यही नहीं रुकना, भविष्य में आगे जाके BSTC के साथ साथ BA भी आप करो, BA के बाद MA भी आप करो, B.Ed भी आप करो। डिग्रियाँ जितनी होएगी उतनी ही फायदेमंद रहेगी। और B.Ed करने के बाद आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, MA करने के बाद कॉलेज लेक्चरर, इन पोस्टों पे भी जा सकते हो और उसकी तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यह नहीं कि अपन का BSTC में आ जाए तो अपन वहीं बैठ जाए, हालांकि बड़े बात है, टीचर बन जाओगे जल्दी अगर BSTC में नंबर आ जाता है तो। लेकिन भविष्य में आपको ये नहीं रुकना, आगे जाना है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, वहाँ तक की तैयारी करनी है। अब होता क्या है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, अभी रेट की वैकेंसी आ गई तो रेट की तैयारी में लग जाएंगे। कुछ दिनों बाद सेकंड ग्रेड की आ गई तो रेट को छोड़ो, सेकंड ग्रेड की करते हैं अब, तो फिर किसकी लग जाएंगे, सेकंड ग्रेड की में लग जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, फिर उसमें लग जाएंगे। फिर रेलवे की आ गई 1-1.5 लाख, तो यार इसमें बहुत सारी है, फिर उसमें लग जाएंगे। फिर पटवारी की आएगी, ग्राम सेवक की आएगी, तो इनमें लग जाएंगे। तो अपनी आत्मा इधर उधर भटकाते रहेंगे तो कहीं पे भी सेट नहीं होगी वो आत्मा। टारगेट अपन को एक फिक्स करना है कि किसी भी एक एग्जाम को फिक्स करो और उसी की दिन रात तैयारी करनी है, तभी सिलेक्शन होगा। अगर अपन हर तरफ भगने की कोशिश करेंगे तो किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। और ज़िंदगी में पिक्चर देखने के लिए अपन को मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ती है, नाटक देखने के लिए मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी सोचो। अपने टारगेट तो फिक्स होते हैं कि 8 बजे दिया और बाती आएगा तो मेरे को वो देखना है, वो छूट नहीं जाना चाहिए। इधर एग्ज़ाम का टारगेट फिक्स नहीं होता, अभी मेरे को फर्स्ट रैंक लानी है, मेरे को नंबर लाना है,
आज गदर 2 रिलीज हुई है तो उसको देखना है सबसे पहले। जवान आ जाएगी थोड़े दिनों बाद, उसको पट शो में देखना है। तो ऐसे टारगेट अपने फिक्स नहीं होने चाहिए, अपने पढ़ाई के टारगेट फिक्स होने चाहिए। और ज़िंदगी में कुछ काबिल बन गए, कुछ काम धंधे करने लग गए या नौकरी लग गए, तो उसके बाद ऐसे टारगेट फिक्स करोगे, फिर ज़िंदगी के मज़े करो। लेकिन अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए अपन को प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मर्जी पढ़े आए, जब कैसा भी सब्जेक्ट उठा लिया, जब मर्जी पढ़े, जब जीके उठा ली, जब मर्जी पढ़े, जब रीजनिंग उठा ली। ऐसे कुछ नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। जैसे मकान भी बनता है तो पहले उसकी नींव मजबूत की जाती है, उसका नक्शा बनाया जाता है, उसके बाद मकान को तैयार किया जाता है। डायरेक्ट मकान बन सकता है कि बिना नक्शे के और बिना डिजाइन के? नहीं बन सकता। अब बनेगा तो ऐसे बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो जब मकान बनाने के लिए अपन को नक्शे की और डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो पढ़ाई के लिए भी जो टाइम टेबल अपन बनाते हैं वो डिज़ाइन और नक्शा ही है। प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना के और अपन को पढ़ाई करनी चाहिए। आज कुछ बातें बताएंगे सभी टीचर लगभग, और आज हो सकता है तुम्हारे अंदर पढ़ने का जोश और जज्बा पैदा हो जाए। खतरनाक, तुम घर पे जाते टाइम टेबल बना लो, अरे आज तो बहुत बढ़िया बातें मिली हैं, आज तो टाइम टेबल बनू के और कल से पढ़ाई चालू कर दी। अब साहब पढ़ाई चालू कर दी, किताबें खुल गई, टाइम टेबल बन गए और पढ़ाई करने बैठ गए। पढ़ाई करने बैठते इधर मेरे मोबाइल का मैसेज बजा, टन टन, तो उधर मैसेज चालू हो जाएंगे। उस पर अगर कुछ बढ़िया सा मैसेज आ गया तो उस पर बातें लंबी चौड़ी चलती रहेगी, और इधर किताब से न्यूटन का नियम धीरे धीरे बंद होता रहेगा। तो आजकल ये बीमारियां ज़्यादा हैं, मोबाइल की बीमारियां। घूमने जाते हैं तो उसकी फ़ोटो खींच के स्टेटस पे डालने की, इंस्टा पे डालने की, स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन से चैट है, शेयर चैट, इनसे बढ़िया फ़ोटो रील्स बनाने की, डालने की, उसमें अपन खूब मेहनत करते हैं। एक सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने कल ही देखा, बच्चों का टेस्ट करने में, टेस्ट की तैयारी करने में, पढ़ाई करने में इतना मन नहीं लगता, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस करने में, इसकी तैयारी करने में, अरे इतने मन लगा के, ध्यान लगा के तैयारी कर रहे थे कल, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी ज़बरदस्त तैयारी अगर अपन पढ़ने में भी कर लेना, मैं नहीं कह रहा कि इसमें नहीं करे, इसमें भी करे, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तैयारी अगर आप पढ़ने में भी कर लो ना, तो भविष्य उज्जवल हो जाए, बहुत शानदार। तो पढ़ाई करते वक्त जो मोबाइल का डेटा है वो बंद होना चाहिए, ताकि अपना ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जब तुम टाइम टेबल बनाओ तो उसमें टाइम टेबल में ये बनाओ कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम पे मोबाइल चलाना है, बाकी टाइम पे मोबाइल देखना भी नहीं। फ़ोन आ जाए तो फ़ोन पे बात कर लो बस, बाकी आधा 1 घंटा फिक्स कर लो, शाम को टाइम पे जब भी तुम्हारी इच्छा हो उस टाइम पे, बस इस टाइम पे मोबाइल चलाना है। उसे चलाना तो है, नहीं चलाएंगे तो बीमारियाँ हो जाएगी, कौन पता नहीं कौन कौन सी। तो उन बीमारियों से बचने के लिए उसका टाइम फिक्स कर लें, पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लें। हमें पढ़ाई करनी है, और कम से कम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों को तो 10-12 घंटे स्टडी करनी चाहिए, और 12वीं वालों को और 10वीं वालों को इनको भी करनी चाहिए, और जो लोकल क्लास वालों को उनको भी करनी चाहिए, उनको तो और ज़्यादा करनी चाहिए, उनके पास फुल टाइम फ्री हो। तो पढ़ाई का पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, टारगेट एक फिक्स करना। 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंटों का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमारी परसेंट कितनी बननी चाहिए। 12वीं वालों बोलो, अरे 100 ही बोल दो, 99 क्या। अभी पिछले साल जब रिजल्ट आया था 12वीं का, तो राजस्थान में 12th साइंस में हाईएस्ट परसेंट बनी थी 99.6। कितनी बनी थी? 0.4 नंबर ही घटे थे केवल। तो ये 99.6 यहाँ सांगोद की धरती पे से नहीं बन सकती क्या? अगर तुम चालो तो ये कोई जरूरी है क्या और जगह से बने? अगर तुमने मेहनत कर ली तो यहाँ से ही बन सकती है, लेकिन मेहनत तुम्हारे ऊपर है। यहाँ से भी काफ़ी परसेंटें बन चुकी है, टॉप 3 मेरिट भी निकल चुकी है फ्यूचर में क्या, पास्ट में, ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में भी निकले। तो आप ज़बरदस्त तैयारी करें और टारगेट फिक्स करें 10वीं 12वीं वाले कि परसेंट 95 प्लस तो बननी चाहिए। अब टारगेट फिक्स करने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, ठीक है। 1 बाय 1 अपन ये बातें आगे बढ़ाते रहेंगे, 1 बाय 1 आपको बताते रहेंगे। तो मेरे शब्दों को मैं फिलहाल यहीं पर विराम देता हूं और अपन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले भी जिंदा है, मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो मैं इसकी अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूँगी अरमान और फरहान। अरण्या, अरण्या, वीडियो बनाना, वीडियो बनाना। सुबह का चढ़ता ये सूरज शाम तक ढल जाएगा, जो बुझे बेटा है अरमान वो दिल जल जाएगा। और वक्त के दरिया में तूफान तुम जरा आने तो दो, कौन कितने पानी में पता चल जाएगा। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ता देखता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है यही मेरा मुकद्दर है, खता इसमें तेरी क्या है यही मेरा मुकद्दर है, सहारा जिसे देता हूँ वही नीचे गिराता है। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। अब हम बुलाना चाहेंगे लक्ष्मी मैम को। याद है मुझे वही सुना देती तुम्हें, जीवन में याद भी वही है एक, है ना। इसने अरमान ने सुनाई तो मैंने भी अपन भी ये शायरी सुना देते हैं, ठीक है ना। अंधेरे जिंदगी के तुम्हें जब जब डराएंगे, अंधेरे जिंदगी के तुम्हें जब जब डराएंगे, चरागे वफा हम तब तब जलाएंगे, तूफान में अकेला ना समझना खुद को कभी, हम डूबकर भी तुम्हें साहिल पर ले आएंगे। बस जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों के लिए जीत की गूंज चाहिए। अब मैं बुलाना चाहूँगी अतया नाच। एक बार जोरदार ताली। Good afternoon, respected teachers and my dear friends. Today I am here to present a speech on importance of education. Education plays a very important role in everyone's life. Education is basic human right. It provides freedom and empowerment to everyone. It makes us independent. It provides us a good career, good lifestyle, a good status in the society, and makes us self-confident. It also helps us to be healthy, boost economic growth, promote peace in the society, eradicate poverty, remove gender discrimination and inequality, promote women and children's rights, bring good governance, remove corruption, and many more. In today's education, people make an educated society, and educated society make an educated nation. Only an educated country can take their nation to greater height. We must also remember that education not only means getting complete knowledge, but it involves you having knowledge that will help you to be a better human being. And last, I would like to end my speech with the quote by education is the most powerful weapon which you can use to the world. झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अब मैं बुलाना चाहूँगी रीना मैम। रीना मैम, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जैसा कि आप सबको पता है कि आप यहाँ किस वजह से और किस कारण से एकत्रित हुए हो। ये अपना सेमिनार जो सर ने आपको बताया, अपने डायरेक्टर सर है पीयूष सर, उन्होंने बताया आपको सारी जानकारी दी। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अपनी शिक्षा की सबसे बड़ी देवी माँ सरस्वती, ये ज्ञान की देवी हर स्टूडेंट के लिए प्रेरणादायक क्या होती है? सरस्वती माँ। हमेशा रोज याद करो, शुरुआत दिन की शुरुआत इसी नाम से करो, माँ को प्रणाम करके। दूसरी बात, आप हमेशा कहानियाँ सुनते हो, छोटी छोटी किताबों में शुरुआत से ही आती है।
नीचे शिक्षा लिखी होती है कि तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, लिखा होता है। अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, जैसे कि वो 4 भाई होते हैं, लकड़ी के अलग अलग होते हैं, फिर उनको एक साथ करके, तो वो अपन को परिवार में एकता बनाने के लिए दी। वो कहानी किसकी शिक्षा देती है कि तुम परिवार में एकता बना के रखो, अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अपने शिक्षा में सबसे अच्छी कहानी लगती है मुझे कौन सी, वो खरगोश और कछुए की। देखा आपने, खरगोश क्या कहता है कि दौड़ लगाए, क्योंकि उसको पता है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, उसको पता है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है, पर वो क्या करता है कि निरंतर प्रयास करता है। क्या करता है? निरंतर प्रयास करता है। और अपन जो स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, इनको जीवन में क्या रखनी चाहिए? निरंतरता। अगर तुम निरंतर बने रहते हो शिक्षा में, अगर तुम निरंतर बने रहते हो तो तुम्हें हम अपना जो लक्ष्य है वो हमेशा मिलेगा। निरंतरता, रेगुलर, इंग्लिश में तुम जो भी बोलो, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं नहीं बोलती उन शब्दों को, पर निरंतरता। ठीक है, क्या करते हो? आज तुम्हें सेमिनार में बताएंगे, सर बताएंगे, तुम भी सुनोगे। आज तो तुम्हारे अंदर जुनून पैदा होगा। क्या करोगे? टाइम टेबल बनाओगे बड़े शौक से, अगर अलग अलग रंगों से लिखोगे, बढ़िया बड़े पेज में लिखोगे, फिर चिपकाओगे, सब कुछ करोगे। कल किताबें भी खोलोगे, टाइम टेबल लेके बैठोगे, पढ़ाई तो शुरू करोगे। 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर वापस क्या हो जाएगी? वही चीज़ जो क्या नहीं होनी चाहिए, वही रुकावट। जो अपनी पढ़ाई में जो निरंतरता है उसे आप क्या कर देते हो? रोक देते हो। वो नहीं होना चाहिए। कछुआ भले धीरे धीरे ही चला, पर खरगोश से क्या हो गया? जीत गया। धीरे धीरे ही चला था ना। अपन क्या करते हैं, जिस दिन तो अपन किसी ने कहा, पापा ने डांटा, मम्मी ने डांटा, टीचर्स ने टेस्ट में नंबर कम आया उस दिन डांटा हो, उस दिन तो पूछो ही मत हो साहब, आज तो फतेह करनी है, सारी किताबें 1 दिन में ही याद कर लेंगे। ऐसा होता है अपने साथ। ऐसा मत करो। टीचर डांटे ना डांटे, मम्मी पापा बोले ना बोले, अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है। अपन से घर पे, तुम तो अभी छोटे स्टूडेंट हो, खैर बड़ों से तो फिर भी कह देते कि बेटा ये काम है वो काम है। 12th तक तो अपने घर वाले अपन को ये की जिम्मेदारी देते हैं, क्या बेटा पढ़ाई कर ले। मुश्किल से, मतलब यूं मान के चलो, अरे बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। मुश्किल से कोई दिन ऐसा होता होगा जब अपने पेरेंट्स अपन से कहते बेटा ये काम कर ले, बहुत मजबूरी में आके। कभी भी बच्चों के पेरेंट्स कभी नहीं कहते उनसे, और खास तौर से पढ़ते टाइम तो कभी भी नहीं कहते। वो यही कहते बेटा पढ़ाई कर ले। क्यों? क्योंकि अच्छा काम होगा तभी तो कहते हैं ना। तुमसे कभी कहा बेटा जा टीवी देख ले, कहा जा बेटा मोबाइल चला ले, कहा? नहीं कहते, क्योंकि पढ़ाई अच्छी चीज होती है। उनके जीवन में कुछ कमियां रही होगी, अपने माता पिता, हमारे भी माता पिता आप लोगों के भी हैं, तो उनके जीवन में कुछ कमियां रही होगी, इसलिए वो उस तक नहीं पहुंच पाए जो उनको चाहिए था। पर वो जिन कमियों से गुजर चुके हैं ना, उन कमियों से अपन को नहीं गुजरने देंगे। उनके तन पे बनियान हो या ना हो, पर अपन को अच्छे से अच्छे रंगीन से रंगीन पेन ला के देंगे, अच्छे से अच्छी नोटबुकें ला के देंगे। जो अपन मांगेंगे वो देंगे। वो उनकी कमियों में कमी कर लेंगे, उनकी जरूरतों में, पर अपनी शिक्षा की जरूरत में कभी कमी नहीं करेंगे। हाँ, तुमने कभी कपड़े मांगे, स्टैंड मांगे तो कह देंगे बेटा पैसे कम है, ये नहीं अगली बार दिला दूंगा। बाकी तुमने कभी कॉफी मांगी, पेन मांगा, या पढ़ाई से जुड़ी कभी कोई बुक मांगी महंगी से महंगी, कभी मना नहीं करेंगे। तो शिक्षा ऐसी चीज है बच्चों, मैं तो मेरे जीवन के ही उदाहरण ले लेती हूँ कि मैंने जब भी इंजॉय किया, खुशियाँ मिली, मुझे शिक्षा से ही मिली। मैं एक साधारण से गांव की लड़की थी। अगर मैं शिक्षा नहीं पाती तो मैं कुछ भी नहीं देख पाती। एक गांव से बिलोंग करके गांव की ही रह जाती, उम्र होती शादी हो जाती, और घर की 4 दीवारों में रहती, रोटियां बनाती। मैंने जो कुछ पाया किससे पाया? शिक्षा से पाया। बोलना पाया, अपनी पहचान बनाई, बहुत कुछ किया। जब भी एंजॉय करती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये शिक्षा ना होती तो मैं तो नहीं कर पाती। आप लोगों का पता नहीं, क्योंकि आज देखो बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स सब सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, ले जाते हैं उनको, होटल में भी ले जाते हैं, टीवी भी दिखा देते हैं, सारी सुविधाएं दे देते हैं। पैसों से भी हो जाता है, ये बात नहीं कोई भी शिक्षा से ही जरूरी है, पैसे से भी हो जाता है। बाकी शिक्षा ऐसा अनमोल रतन है,
मेरी जिंदगी में तो रहा है जिससे आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ, अगर कोशिश करोगे तो, और निरंतरता बनाए रखना उस कछुए की तरह अपने जीवन में। लक्ष्य तो हमेशा रहना ही चाहिए सामने, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो जैसे अपन ड्राइवर भी गाड़ी चलाता है तो पहले गांव का पता तो पूछ ही लेता है कि कौन से गांव में उतरोगे, तो ऐसे अपना लक्ष्य होना चाहिए। तुम 10th में हो, 10th का कवर करो, सिलेबस इतना ही होता है जितना बच्चे का दिमाग होता है। नर्सरी की बुकों में नर्सरी लायक होता है, 10th की बुक में 10th के लायक होता है, कंपटीशन की बुकों में कंपटीशन के लायक होता है। तो बुक बनाने वाले उतना ही सिलेबस देते हैं कि हाँ बच्चे का हो जाएगा, तो फिर अपन मन से क्यों कैसे नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, होता ही नहीं है, याद ही नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? तुम कोशिश करो। तुम्हें गाने तो कोई कहता नहीं है कि तुम गाने अच्छे अच्छे गा लेते हो ना, उनको कौन कहता है, पर वो हो जाते हैं। दूसरी चीज, अपन और चीजों मिले ना अपन को, जैसे कल कह दिया पापा ने कल अपन को वहां जाना है, या फिर फैमिली में किसी ने कह दिया पिकनिक मनाने जाना है, दूसरे दिन ही जल्दी उठ जाएंगे, हो फटाफट सारे काम धाम सब करने लग जाएंगे। पर अपन ये चीज किसके लिए नहीं करते? पढ़ाई के लिए। घर वाले कहते रोज सुबह उठ के पढ़ो, या फिर अपन खुद भी सोच ले, नहीं होता, हो ही नहीं पाता ना, कर ही नहीं पाते। तो ये चीजें जरूरी रखो कि नहीं करनी है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हें पेरेंट्स के पैसे तुम्हें इंजॉय करा सकते हैं, तुम्हें सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, बाकी तुम्हारी पहचान तुम्हारी शिक्षा से ही बनेगी। तुम खुद अपनी मेहनत करोगे वही कामयाब होगी। तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, कोई बड़े घर का भी होगा, कोई छोटे घर का भी होगा, कोई काश्तकार का बेटा भी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, वो चीजें मिल जाती है अपन को, सुख सुविधाएं तो मिल जाएगी, बाकी जो अपनी एक पहचान होती है वो तुम्हें शिक्षा से ही मिलेगी। एक काश्तकार फसल बोता है, वो इंतजार करता है उस फसल को पकने का, करता है ना। कोई फसल 3 महीने में कंप्लीट होती है, कोई 4 महीने में कंप्लीट होती। तो ऐसे ही अपन अपनी शिक्षा के लिए भी इंतजार करेंगे कि कब ये शिक्षा कामयाब होगी। पर वो फसल हर मौसम को सहन करती है, बारिश को भी करेगी, सर्दी को भी करेगी, गर्मी को भी करेगी। अपन क्या होता है, सर्दी आए, अरे सर्दी लग रही है मैं नहीं पढ़ सकता, गर्मी में लाइट गई, थोड़ी सी देर अब पढ़ाते क्या, तो अभी तो इन्वर्टर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी देर लाइट चल जाती तो पहले पढ़ाते टाइम पूछो मत, तो राम मरे जाने, जीव निकला उसी टाइम पे इन बच्चों का। तो क्यों भाई, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए? कर सकते हैं, पर नहीं करना चाहते तो करना पड़ेगा, करना चाहिए बच्चे को। अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही है, तो हर उस मुसीबत से सीखो कि अपने पास तो ये भी है, उसके पास तो वो भी नहीं है। फिर भी देखो, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो ये नहीं होते कि भाई वो कहीं से वरदान लेके पैदा होते हैं, वो भी अपनी तरह ही सामान्य होते हैं। जैसे तुम कोई चीज भूल जाते हो तो फटाफट काय में नोट करते हो, अरे मोबाइल में लिख लेते हो भूल जाएंगे, अरे कंप्यूटर में लिख देते हो। अरे ये तो सोचो कि उस कंप्यूटर उस मोबाइल को बनाया किसने? एक इंसान ने तो बनाया है, तो उसका दिमाग ज्यादा है, तुम्हारा दिमाग ज्यादा है? अपन मनुष्य का दिमाग ज्यादा है। क्यों नोट करने के लिए कंप्यूटर मोबाइल ढूंढते हैं? क्यों अपन दिमाग में याद नहीं रख सकते? रख सकते। तो हर मौसम को सहन करो उस किसान की तरह। फिर जैसे ही उसकी फसल पक के तैयार होती है, अच्छी निकलती है, वैसे ही तुम्हारा भी जो टारगेट है वो भी अच्छा ही निकलेगा। तुम 12th के बाद बनाओ, अपने BSTC के बच्चे भी है, अब आगे टारगेट वाली जिंदगी है कि 12th तक तो ये रहता है बच्चे को कि मुझे 1 से 12वीं तक पढ़ना है, उसमें तो कोई टारगेट होता ही नहीं है कि हाँ पढ़ना है, नहीं। पर उसमें भी बनाओ कि इस साल ये कमजोरी रहे, अगले साल ये कमजोरी ना रहे मेरे, 9th में हो, चाहे 10वीं में, चाहे 11वीं में, चाहे 12वीं में हो, ठीक है। इसी के साथ एक छोटी सी बात बोलूंगी कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, संगीत चले और दर्द ना गले। क्यों अपन रोने गाने सुनते तो रोना आ जाता है, देशभक्ति के गाने सुनते जोश आ जाता है ना। और कोई बच्चा अपने लक्ष्य को शिद्दत से चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता, ऐसा भी हो नहीं सकता। छोटा है, न्यारा है,
हमारे सर का छोटा सा प्यारा है। वेदांश राठौर। क्या आप बोलना चाहो? की रानी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। My name is वेदांत राठौर। बदली रात की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ लगाओगे डर जाएगी, माँ निकालो मत जाएगी। अब जोनी 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 Johnny, Johnny is Papa. Eating sugar, no Papa. Telling lie, no Papa. Opening mouth. मोटी राम जी ने केला खाया। सुनाओ। गुरु राम जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया, मुँह पिचकाकर कदम बनाया, कदम से नीचे छिलकाया, और तो राम जी गिरे थे राम, मुझे मिला आई राम। ये तो बहुत बढ़िया। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हम अब बुलाना चाहेंगे रवि सर को। तो मोटिवेशनल सेमिनार में पधारे हुए सभी छात्र छात्राओं और भविष्य के वैज्ञानिकों, टीचरों, इंजीनियरों, सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी जोन के इस मोटिवेशनल सेमिनार में। मोटिवेशनल सेमिनार की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान हमारे समाज में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे चारों तरफ हमें छात्र हो गए वो तरक्की करते हुए दिखते हैं। कहीं हमें सुनते हैं कि वो इंजीनियर बन गया, कहीं डॉक्टर बन गया और कहीं वैज्ञानिक बन गया। तो सामाजिक जो प्रेशर है वो हमारे परिवार पर पड़ता है और माता पिता द्वारा हम तक पहुंचता है। उनकी उम्मीदें हम पर रहती है कि हमारा बच्चा भी पढ़े लिख के जैसे उनका डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, वैज्ञानिक बना है तो हमारा भी बनेगा। और जो समाज का वो दबाव है, तनाव है, उसमें एक विद्यार्थी लगातार दबाव में जाता है। और कई बार हम सुनते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही कई घटनाएं सुनने को मिली आत्महत्या के कोटा में कि स्टूडेंट ने बिहार का था, उत्तर प्रदेश का था, महाराष्ट्र का था, इस प्रकार की आत्महत्याएं कर लेते हैं। वह जब अपने गांव में होते हैं तो वहाँ कंपटीशन इतना नहीं होता, तो वहाँ जो परिवेश उनको मिलता है कि हमारा लड़का इतना इंटेलिजेंट है, गाँव का माहौल होता है उसमें कहता है उनका लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो वहाँ टॉपर रहता है। और जैसे ही कोटा में आता है, यहाँ कंपटीशन इतना भारी होता है कि जो वहाँ टॉपर था उसकी रैंकिंग यहाँ डाउन होती है, क्योंकि पूरे इंडिया से उससे भी कहीं बेहतर यहाँ होते हैं, वो बेहतर परिस्थितियों में आते हैं, बेहतर प्रयास से होते हैं, वो निश्चित है। लेकिन जो दबाव सामाजिक पड़ता है उससे वो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ पले बड़े होते हैं वो टॉपर जैसा माहौल, जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और वो अचानक उसकी रैंकिंग डाउन होती है तो वह मॉरल डाउन हो जाता है, उस पर दबाव पड़ता है कि कैसे मैं क्या कर पाऊंगा। जो उम्मीदें गांव को थी, माता पिता को थी, परिवार को थी, समाज को थी, उनको उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता और वह आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। तो इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित ज़रूर करो, लेकिन ये कतई मत सोचो कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमेशा प्लान भी तैयार रखें। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 भेजा था। बरसों की मेहनत थी, एक से एक पूरे देश भर के साइंटिस्ट जो अपनी फील्ड में कमांड रखते हैं वो उसमें लगे हुए। तो उनकी बरसों की मेहनत के बाद भी चंद्रयान 2 अच्छी तरह जा रहा था। महज 5 मिनट में कुछ गलती के कारण, एक कंप्यूटर ग्लिच के कारण चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। अब उस टाइम वो सालों की मेहनत वैज्ञानिकों की वेस्ट हो गई। वह भी ऐसे ही सोच लेते कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमने इतनी मेहनत की, बर्बाद हो गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो आज जो हमारे चंद्रयान 3 ने 23 तारीख को चांद पर लैंडिंग की, वो मुमकिन हो पाती क्या? उन्होंने प्लान बनाया, वापस जहाँ गलती हुई थी उसको सुधार किया, लेकिन हार नहीं मानी। तो वही अपनी स्टूडेंट लाइफ में आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ज़िंदगी में ऑप्शन होते हैं। हाँ, माना कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो हमें नहीं मिला, हमने पुनः प्रयास किया फिर भी नहीं मिला, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हम करना चाह रहे थे वही हमारे भाग्य में लिखा हुआ था।
हो सकता है कोई और फील्ड में भी हमारे पास बेहतर ऑप्शन हो, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्ति का पूरा प्रयास करें, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, लेकिन हार ना माने। हो सकता है किसी अन्य फील्ड में हमारे लिए उससे भी बेहतर व्यवस्था ऊपर वाले ने की हो, तो निश्चित तौर पर उस पर ध्यान देना चाहिए और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बजाओ अब तो ताली है। इतना डीपली सुनो मत, मुझे थोड़ा लाइटली सुनो, ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं है। मैंने कहा ना ऑलवेज प्लान बी रखो, ज़्यादा डीप में सुनना नहीं, प्रयास मन लगा के करो, तन लगा के करो, धन लगा के करो, लेकिन डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए। एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये इसीलिए कहा गया है कि परेशानियाँ जीवन में सबके आती है, हमें हमारे परिस्थितियों का हवाला कभी नहीं देना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण है हमारे सामने, APJ अब्दुल कलाम, उनका घर में रामेश्वरम में देख के आया था, इतना छोटा सा घर था, वहाँ मतलब व्यापार के भी माध्यम नहीं है, बस मछली पकड़ना और मंदिर है रामेश्वरम का, वहाँ की पूरी आबादी का वही एकमात्र जरिया है। बहुत गरीब परिस्थिति से उन्होंने उठकर देश के राष्ट्रपति जैसे पद पर सुशोभित हुए, इसलिए परिस्थितियों का बहाना तो देना ही नहीं चाहिए। कहा जाता है कि वो बचपन में अखबार बांटने का काम करते थे वहाँ पे, और मैंने वो गांव देखा है, वो अभी भी इतना डेवलप नहीं है, बस मंदिर की वजह से ही वहाँ जितना कारोबार चलता है वो उसी पे बेस है। तो पूरी तरह कटा हुआ है, मतलब बहुत लंबे, पम्बन ब्रिज का नाम सुना है किसी ने, जो सबसे बड़ा ब्रिज है अपने इंडिया का, वही रामेश्वर को इंडिया से जोड़ता है। तो इतनी छोटी सी जगह से प्रयास करके कोई आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है कि दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइलें बनाई हो, राष्ट्रपति पद पर गया हो, तो वही हमें प्रेरणा देता है कि हम किस तरह अपनी परिस्थितियों का बहाना न लगाते हुए जो संसाधन हमारे पास मौजूद है उन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ बेहतर किया जा सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानते हुए निरंतर प्रयास ज़रूर करते रहना चाहिए। यही कहना चाहूँगा फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों से। और बाकी सब बताए रहे हैं कि मोटिवेट होने के लिए हमें किसी से कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन हमारा स्वयं हमारे अंदर होता है। हम मन लगा के खुद को मोटिवेट करके लक्ष्य निर्धारित करके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कुछ कला नहीं है जो कर सकूं, पर सर ने कहा था कि कुछ परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी। अरे वहाँ पे आना बहुत बड़ी कला है, इसके ऊपर भी बजाओ एक बार। तो अभी एक मोटिवेशन सेमिनार है, तो इसके ऊपर एक कुछ सुनाना चाहूँगी। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव अ पेनफुल स्टोरी। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में कुछ न कुछ दर्दनाक कहानी होती ही है, परंतु वह सक्सेस तो होता ही है, किसी भी एंगल से हो पर होता ही है। और कुछ कठिनाई आती है उसके जीवन में, पर वो सक्सेस होता है। एंड एवरी पेनफुल स्टोरी है सक्सेसफुल एंडिंग। उस दर्दनाक कहानी के बाद उसकी सफलता की सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। और सो एक्सेप्ट द पेन, गेट रेडी टू पेन। तो अपने दर्दनाक कुछ दुख चल रहे हो जीवन में, तो उनको एक्सेप्ट करो तथा और अपनी उसकी सफलता की ओर आगे बढ़ो। हाँ भाई, एक बार और तालियां बजाओ जो। BSTC वालों को इतने दिनों से इंतजार था। 24 तारीख को उनका एग्ज़ाम हो गया था यहाँ पे, उसके बाद 28 तारीख को मेन सेंटर पे उनका एग्ज़ाम हो गया था। हमने उस वक्त कहा था जब एग्ज़ाम लिया था, एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद, कि आपका रिजल्ट जो अनाउंस करेंगे वो हम 1 तारीख को करेंगे। फिर 1 तारीख को फिर इंतज़ार करवाया उनको, और वो प्रोग्राम 2 तारीख को पोस्टपोन कर दिया। फिर उसके बाद किसी कारणवश वो प्रोग्राम 2 तारीख को भी नहीं हो पाया, और उसे फिर पोस्टपोन किया, और आज 3 तारीख को प्रोग्राम आयोजित करवाया जा रहा है। तो एक बार इन्होंने इतना इंतजार किया, इसके लिए भी इनके लिए एक जोरदार तालियों से इनको स्वागत किया जाए। तो अपने यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। 100 रुपये इसके रजिस्ट्रेशन फीस थी। उसके बाद जो फर्स्ट रैंक पे आ रहा था, आने वाला है अभी कुछ ही देर में, उसको फर्स्ट रैंक पे 3000 रुपये प्राइज़ प्लस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपका जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या किसी पोस्ट पे इंटरव्यू रहेगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में भी ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपकी लाइफ में करेगा। तो
तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, साथ ही एक विनिंग ट्रॉफी भी आपको मिलने वाली है। तो इस प्रतियोगिता में, इस प्री BSTC एग्जाम में जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वह है शिव आशीष नागर। जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया जाए। प्लीज वेलकम। तो इन्होंने, आइए आप आइए, इन्होंने प्री BSTC के एग्जाम में 600 में से 507 नंबर लाके ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, BSTC का जो कॉलेज है वो मात्र 400 नंबर पे मिल जाता है, 400 प्लस पे, लेकिन इनके नंबर है 507। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके द्वारा अचीव की गई है। तो एक बार फिर तालियां बजाई जाए। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर श्रीमान रवि जी राठौर को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। इन्हें सम्मानित किया जाए। अरे फोटो वोटो खींचिए। एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी मेहनत के लिए। ये टेस्ट जो अपने ऑर्गेनाइज करवाया था ये OMR सीट पे बेस्ड था। हालांकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने भी परफॉर्मेंस अच्छी करी है, लेकिन कुछ गलतियां उन्होंने की है। जैसे OMR सीट भरने में घोड़े गलत भर गए, किसी ने 2-3 घोड़े भर रखे हैं, गलत भर रखे हैं। आशा करता हूँ मेन एग्ज़ाम में तो आपके ये प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये एग्ज़ाम हमने पूरी ईमानदारी से करवाया। हमने ये नहीं देखा भाई ये हमारा कॉलेज का, अपनी कोचिंग का स्टूडेंट है। मेरा नाम बार बार कॉलेज का नाम इसलिए आता है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आते वैसी पढ़ी हुई है। हमने ये कुछ भी नहीं देखा भाई हमारी कोचिंग का स्टूडेंट है या नहीं है। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। हम नीचे वालों से किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो ऊपर वालों से डरते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सेकंड रैंक जो प्राप्त करी है वो प्राप्त करी है GR राठौर ने 492 नंबर के साथ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज GR राठौर। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं रीना मैम को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। ये भी दे दो। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे थर्ड रैंक टॉपर की। और थर्ड रैंक पे जो है उन्होंने 486 नंबर प्राप्त किए हैं। नाम है हेमलता नायक। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं लक्ष्मी मैम को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। सर्टिफिकेट ये भी दो।
तो भैया तालियां बजाते रहो। तो अगला नाम अनाउंस करने के पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। चल रहा है क्या? जैसे कहाँ चल रहा है? सुनो भाई, जैसे एक छोटे से बालक ने कविता बोली और एक नहीं 3 बोली, और अभी वो 3 साल का है, तो 3 साल के बालक ने 3 कविताएं बोल दी, तो तुम तो 2005-6 के मॉडल हो, लगभग 20-22 साल के, और बहुत से एक कविता भी नहीं बोल रहे, बहुत से एक कविता भी नहीं बोल रहे। तो ये जो नहीं बोल रहे हैं इनसे मैंने कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर फिर ये प्रोग्राम हो, यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें आप जरूर बोलें, ठीक है? नहीं तो मैं उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए टॉप 4th नंबर पे जो है हमारे बीच में जो नंबर लेके आए हैं वो 483 नंबर लेके आए हैं, और उनका नाम है रिचा अरविंद। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज रिचा अरविंद। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूं सलमान सर को। प्लीज वेलकम। माला भी तो पहना दे, माला पहना दे, माला वो होगी ना? नहीं है? अरे ऐसे दो दिन को, ऐसे आओ सर, आओ। वो पहना दे, वो पहना, आप में देगा। फोटो खींचो। प्रयास बहुत शानदार रहा है और इन सभी ने बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। अभी एक और बाकी है, ठीक है ना? अभी रुक जाओ, थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो इतने अच्छे नंबर ये ला रहे हैं, इन्होंने शानदार मेहनत करी है, और जिन बालिकाओं और बालक के ये नंबर आए, इनका 12th का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। 12th के आर्ट्स के टॉपर है सांगोद के, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग स्कूल के, और उन्होंने BSTC के एग्ज़ाम की तैयारी में भी अच्छी मेहनत करी है, 4 चांद लगाए अपनी तैयारी में। और कम से कम मेरे को लगता है ये 4-5 जो टॉपर हैं जिनके 400 प्लस नंबर आए हैं इसमें, उन सभी का सिलेक्शन आराम से हो सकता है। 6-6.5 लाख के आसपास सीटें राजस्थान में BSTC की सीटें नहीं, टोटल फॉर्म भरा में आया 6-6.5 लाख सीटें जो है 25,000 है, तो 25,000 के अंदर इन्हें आना है, और जो ये अच्छे नंबर लाए तो आ सकते हैं। कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? अच्छा हुआ? सबका बढ़िया हुआ? आ जाएंगे नंबर 450 प्लस? हाँ, क्या हुआ? सैफुल का अच्छा गया? हाँ, जोरदार तालियां बजा दो एक बार सैफुल का। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो टॉप 5 नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे जो है वह है नितेश मेरोठा। लिया? नितेश मेरोठा ने 450 नंबर प्राप्त किए हैं, ये 5वें नंबर पर आ। एक बार मैं सबके नाम ले देता हूँ, सबके कितने नंबर आए, ठीक है, ताकि पता लग जाए। और किसी को गड़बड़ लग रही हो इस रिजल्ट में तो OMR शीट चेक कर सकते हो आप, ठीक है? अभी बता दी जाएगी आपको थोड़ी देर बाद। आंसर की हमने आपके भेज दी थी मोबाइल में, अपडेट आंसर की भी भेज दी थी, ठीक है? और अगर फिर भी किसी को लगता हो कि मेरे नंबर कम दे दिए, मेरे ज़्यादा दे दिए, यार ज़्यादा वाला तो कौन कहेगा? अगर किसी को कम दे दिए हो तो आप बता सकते हो, ठीक है? आपने भी जोड़ा ही होगी क्योंकि नंबर। 6ठे नंबर पे सूर्य प्रकाश खंगार 445 नंबर। 7वें नंबर पे परमेश्वर सेन 417 नंबर। इसके बाद विनीता मेहता 414 नंबर। नंदनी राठौड़ 411 नंबर। अभय राठौड़ 402 नंबर। प्रिया सुमन 396 नंबर। अनुष्का पंचोलिया 381 नंबर। सूर्य प्रकाश सालवी 381 नंबर। भावना अग्रवाल 379 नंबर। कुशी मेहता 366।
नंबर रघुवीर मेहता 360, अमन कुमार सेन 348, प्रेरणा नामक 342, प्रियांशी नामक 318, अजय मेहता 315 और अवंतिका आमोरिया 276। तो ये सभी के जो नंबर आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार इन सभी स्टूडेंटों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो ये रिजल्ट अनाउंसमेंट वाले प्रोग्राम को अपन यहीं रोकते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और डांस प्रोग्राम, शेर व शायरियाँ, गाने वाने अपन सुनते हैं। ठीक है, तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ फिलहाल। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बताना है। अब हम बुलाना चाहेंगे सलमान सर को। इसकी अपन को जरूरत है नहीं। हाँ, वैसे तो मुझे पता नहीं है बोलना क्या है असल में, है ना। तो मैं लेट आया हूँ थोड़ा सा किसी कारणवश। मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस जो है प्रतियोगी परीक्षा की जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसमें टॉप किया है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य में जो है इसी तरीके से मेहनत करते रहें और एक अच्छा मकाम जो है अपने फ्यूचर में हासिल करें। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपके कदम खुद ब खुद चूमने आएगी। ठीक है। मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अब हम बुलाना चाहेंगे तनवीर मिर्जा को। स्वागत किया जाए तनवीर मिर्जा का। मैं आपके सामने कुछ शायरी पेश करना चाहता हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मेरे दोस्त जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूं मैनेजर साहब। हाँ भाई शांत हो जाओ, ये बीच बीच में मजाक के लिए था। ठीक है, मैनेजर साहब अगर मन से आना चाहे तो आ सकते हैं। अभी ऐसे लग रहा है अभी मैनेजर साहब को मोटिवेट होने में 2-4 डायलॉग और सुनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ पंक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। ठीक है, नशा करना है तो मेहनत का करो, नशा करना है तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी कामयाबी वाली मिलेगी, बीमारी भी कामयाबी वाली मिलेगी। तो नशा करना है तो किसका करना है? विमल का, मेहनत का। तो इसी के साथ मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूं एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए, कविता के लिए पवित्रा और एलिसा को, जो कि हमारी क्लास 9th की स्टूडेंट है। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। डरना तू बंदया, रुकना तू बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तू बंदया, रुकना तू बंदया, राह पे चल बंदया। रुक जा रे बंदया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकी आँखों से बादल आज हट जाएगा,
चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। एक हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है। रुकना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन। रो रहे हैं? किसके आ रहे हैं आंसू? सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है। इसी रास्ते को बनाने के लिए अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं परवेश को। प्लीज वेलकम परवेश। हाँ भाई इधर सुनो, अपन को प्रोग्राम एंजॉय करना है, ठीक है? मस्तियाँ नहीं करनी है, वरना मस्तियाँ करने वालों मेरी आंखें देख रही है, उनका हिसाब कल किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं आज भव्य सेमिनार है। सर ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं कुछ मोटिवेशनल शायरी पेश करना चाहता हूँ। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना में टीचर सिखाते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। हाँ भाई, जो है BSTC के टॉपर है हमारे, इनमें से भी कोई आना चाहे अपनी मर्जी से तो आ सकता है, और जो टॉपर नहीं है वो भी टॉपर बनना चाहता है तो वो भी आ सकता है। स्टेज पे अगर आप में कला है तो उसको दिखाने का मजा कुछ और ही होता है। आ रहा है कोई? अगर BSTC के जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे इस संस्थान के इंस्टीट्यूट हो चाहे दूसरी कोचिंग संस्थान के इंस्टीट्यूट हो, जो भी आना चाहता है वह आ सकता है। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपन हाँ, तो हम अगली परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे आमंत्रित करना चाहते हैं आरुषि एंड नंदनी को, जो हमारे क्लास 10th के बालिकाएं हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए।
शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, कि शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, गुरु के आशीर्वाद से बढ़कर कोई सम्मान नहीं होता। शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर, शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। जिसके हर व्यक्ति करता सम्मान है, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता इंसान को इंसान है, उन गुरुओं को हम करते हैं प्रणाम है। अब हम पीयूष सर की थोड़ी सी एक्टिंग करना चाहेंगे, तो सर बुरा मत मानिएगा। हाँ, कल मैंने सवाल दिए थे, करके देखे नहीं देखे? नहीं देखे? पहले तो सीधा खड़ा हो। क्यों नहीं करके देखे? सर नहीं आए। आए नहीं है, करके ही नहीं देखे? सर नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? फिर फेल होना है क्या वापिस? सर नहीं। अरे देवताओं, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। फिर क्या मुंह दिखाने लायक रहोगे क्या तुम तुम्हारे घर वालों के सामने? नहीं। तो फिर बोलता हूँ मैं, रोज घर भी जाके सवाल किया करो। फिर क्यों नहीं करते तुम? बोले ना सर करके तो देखते हैं, मैं नहीं करता। पास कर, थोड़ी पास कर ले। सर नहीं आए। नहीं आया, करके ही नहीं देखते? नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? मैं इतने चिल्ला पाड़ के बोलता हूँ ना पूरी क्लास में कि करके देखा करो, फेल हो जाओगे, करके देख लिया करो। फिर क्यों नहीं देखते तुम लोग? सर ऐसे बस। देखिए, टीचर हमारे लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, तो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। टीचर हमसे कोई सी बात बोले, हम उनका उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं अपने अच्छे के लिए बोलते हैं। लो सर। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूं अगली परफॉर्मेंस के लिए सुमैया और फैजिया। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दो। तो इसे दबाओ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया कर नहीं करते। अरे फिजान सर की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा दवाइयाँ खा के सही हो गया। अरे भी जो यहाँ बैठे हो तो आनी रहे, उन्हें तो घर से उठा के ले आओ। कौन कह रहा है ये? नमूनो। हाँ भाई, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ पूनम सेन को, जो हमारी क्लास 10th की बालिका है। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज पूनम सेन। हाँ भाई, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसे तैयारी में है वो भी। हाँ भाई, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगले कार्यक्रम के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ बीना को। बीना, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, जो हमारी क्लास 11th की बालिका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। ना थके कभी पे, ना कभी हिम्मत हारे है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। रख हौसला बुलंद, तेरा भी उड़ान होगी, भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा है तेरे बस में नहीं, उन्हें भी अब करके दिखाना है। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे टीचरों को मैं दिल से सम्मान करती हूँ। हाँ भाई, अब जिन्होंने नाम दिए थे उनके नाम तो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है।
अब पब्लिक की डिमांड है, ठीक है। अगर पब्लिक की डिमांड की आपको बात मानना चाहिए, लोगों का सम्मान रखना चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें यहाँ बताई जा रही है, उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक की डिमांड की मांग पर मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आलोक मीणा। आप आए और कुछ बोले। अब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ इधर। हाँ भैया, ये तो मजाक वाली बात होगी, किसी को जबरदस्ती फोर्स करना अच्छी बात नहीं है। नहीं तो बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में, इस जिले में हो रही है, ठीक है। तो आपसे भी निवेदन है, जबरदस्ती किसी को फोर्स ना करें। जैसा कि रवि सर, अब शांत हो जाओ सभी, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, फिर एक परफॉर्मेंस और है उसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर जो डांस करना चाहेगा बॉयज में से और गर्ल्स में से वो डांस करने के लिए आ सकते हैं। जो ग्रुप डांस करना चाहेगा वो ग्रुप डांस कर सकता है, ठीक है। अब रवि सर ने भी बात की थी कि लगातार कोटा जिले में आत्महत्याएं हो रही है, ठीक है। और जो आत्महत्या कर रहे हैं वो भी धुआंधार स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है। हो सकता है उनमें कुछ कमजोर विद्यार्थी भी हो। तो ये आत्महत्या करने की नौबत क्यों आ रही है जीवन में, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और उसे ढंग से सुनना। और जिसे न सुनना वो बाहर जा सकता है। प्रोग्राम में सारी परफॉर्मेंस हो चुकी है, एक दो परफॉर्मेंस और बाकी होगी। जिसको नहीं सुनना हो, जिसको अच्छा नहीं लग रहा हो, वो पानी पीने के बहाने यहाँ से निकल के बाहर भाग सकता है, ठीक है। तो भैया पहली बात तो ये है, जैसा कि उन्होंने बताया, वह स्टूडेंट अपने अपने राज्य में टॉपर होते हैं, उनके स्कूलों में उनका नाम चलता है, उनके कोचिंग संस्थानों में उनका नाम चलता है, वह अपने क्षेत्र के धुरंधर खिलाड़ी होते हैं। और वो सारे इकट्ठे होकर कहाँ पहुँचते हैं, कोटा में पहुँचते हैं। एलन में, मोशन में, रेजोनेंस मैन में डॉक्टर और इंजीनियर के सपने देखकर यहाँ आते हैं। वहाँ पे रैंक होती है, रैंक निकलती है, टेस्ट होता है, उसमें रैंक आती है और वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे रैंक लिस्टें लगती है, ठीक है। हालांकि मैंने अभी तक नहीं लगाई, ठीक है। रैंक लिस्टें निकलती है, हालांकि वहाँ एक दूसरे को जानते भी नहीं है कौन क्या है। लेकिन जब रैंक लिस्टों में उनके नाम नहीं दिखते टॉप लिस्टों में, टॉप रैंकरों में, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। घर वाले रैंक पूछते हैं, भाई कितनी रैंक आई तेरी, वो बताते 10 12 कि तू तो टॉपर था ना, तेरी 10 11 कैसे जा रही बेटा, कोटा में जाके बिगड़ गया क्या तू। ये तो घर वालों के शब्द होते हैं बॉसों के। होंगे सही, जब उनका बेटा टॉप चल रहा था, फर्स्ट नंबर पे चल रहा था और वो 10वें 11वें 12वें 15वें पहुंच गया, तो वो प्रेशर उनके दिमाग पे हावी हो जाता है। एक टेस्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं है, दूसरे टेस्ट में अच्छी रैंक आई, दूसरे टेस्ट में मामला बिगड़ जाता है। धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है, दोस्तों का भी प्रेशर बढ़ता रहता है। और इस प्रेशर से वो इतना तनाव में आ जाते हैं, इतना भयंकर परेशान हो जाते हैं कि आप जब अपन टॉप पे चल रहे थे और आज ये स्थिति हो गई, तो क्या मुंह दिखाएंगे अपन घर पे जाके गांव वालों को। इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए अपन यहाँ पे आए थे और आज हमारी स्थिति ये हो रही है। तो इस तनाव से इतना ग्रसित हो जाते हैं वह, तो इससे परेशान होकर ज़िंदगी जी नहीं पाते हो अच्छे से, और ये गलत डिसीजन हुआ ले पा रहे। अब सरकार है, सरकार तो कुछ ना कुछ करेगी। अब सरकार दिमाग तो लगाती नहीं है। कोचिंग में होने वाले टेस्ट 2 महीने तक स्थगित कर दिए, ये कोई सोल्यूशन है क्या? मतलब 2 महीने में सब सुधर जाएंगे और 2 महीने बाद आत्महत्या करना बंद कर देंगे? टेस्ट बंद करना कोई सोल्यूशन है? कोचिंग संस्थानों में, क्लासों में टीचरों को गाइड करना चाहिए उन्हें कि टीचर क्लासों में इस प्रकार से प्रेरित कर रहे बच्चों को बीच बीच में। और भैया आत्महत्या करते कोई डॉक्टर बन गया हुआ, इंजीनियर बन गया हुआ, नहीं बने ना। तो आप जो भी बेटे जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आत्महत्या तो मत करना, ठीक है। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जिस प्रकार से आपको परेशानी आ रही है जीवन में, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लोग बागों से बात करनी चाहिए उस मुद्दे पे कि मैं इस परेशानी से दूर कैसे निकल सकता हूँ। अपने आप तुम उस परेशानी से दूर नहीं निकल सकते, ठीक है। और ऐसी कोई सी भी भयंकर समस्या आपके जीवन में आ जाए, आप हमारे पास आ जाइए स्टडी जोन क्लासेज में।
हम हर समस्या का समाधान निकालेंगे और आपकी समस्या को जड़ से खत्म करेंगे, हमारी गारंटी है, ये वादा है। लेकिन ज़िंदगी में इसलिए फैसले बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम तो मर मरा के शुद्ध हो जाओगे। लेकिन पीछे वाले जो तुमसे आस लेके बैठे हुए हैं कि हमारा बेटा ज़िंदगी में डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसरो में जाएगा, साइंटिस्ट बनेगा, चंद्रयान लॉन्च करेगा और आदित्य L1 लॉन्च करेगा, उसका क्या होगा भैया? उनके सपनों का क्या होगा? तो उनके सपने पूरे करने के लिए और आपके खुद के सपने पूरे करने के लिए आप मेहनत कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट जो आत्महत्या की नौबत क्यों आ रही है, वो तो जो एलन में आते हैं वो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन पढ़ने वालों से ज़्यादा आत्महत्या नहीं पढ़ने वाले करते हैं। इनकी स्टोरी बताता हूँ मैं। अभी तो तुम स्कूल लाइफ में हो, बहुत से कॉलेज लाइफ में जाएंगे, जिंदगी का जलजला वहाँ से स्टार्ट होगा। कॉलेज लाइफ में जब तुम जाओगे तो वहाँ धीरे धीरे कॉलेज के जो मजे होते हैं, जो एंटरटेनमेंट होता है, जो एंजॉयमेंट होता है, उसमें आदमी घुल जाता है और धीरे धीरे पढ़ाई से उसका लिंक टूट जाता है। कॉलेज लाइफ में मैं आपको बता दूं केवल 10 से 15% स्टूडेंट होंगे जो ज़िंदगी में सफल होते हैं, बल्कि 85% स्टूडेंट ज़िंदगी बर्बाद करके कॉलेज से निकलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नीट कॉलेज के, MBBS की और एडवांस जे मेंस इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। आर्ट्स के कॉलेज है, उनमें तो जाते ही नहीं है पढ़ने, घर पे बैठे रहते हैं। कोई प्राइवेट करता है, कोई रेगुलर करता है तो नाम का रेगुलर है, कॉलेज कोई जाता है रेगुलर नहीं जाता। बहुत कम स्टूडेंट हो गए जो BA करके रेगुलर कॉलेज जाते होंगे। BA B.Ed वाले या BSTC वाले जरूर हैं जो रोज कॉलेज जाएंगे, और इनकी लाइफ तो पहले से वो डायरियों में, असाइनमेंट में टाइम निकल जाएगा, तो इसे इंजॉयमेंट करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, इन्हें टाइम ही टाइम है, ये पढ़ते लिखते कुछ भी नहीं है वहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो। जब टाइम टेबल आएगा उसके 10 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट होएगी और 10 दिन में वो टॉप कर लेगा। हर प्रकार का सिस्टम जो कॉलेज टॉप स्टूडेंट होता है वैसे ही करते हैं। कोई नहीं पढ़ता वहाँ साल भर, सब टाइम टेबल आता है उसके 10-15 दिन पहले पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं। ऐसे 10-15% स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन 85% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डिग्रियाँ भी कंप्लीट नहीं होती पूरी 4 साल में, 5 साल में। मैं जब बीटेक करने गया था तब 31,000 स्टूडेंट ने राजस्थान के अंदर बीटेक में एडमिशन लिया था, और 4 साल में जिनकी बीटेक कंप्लीट हुई थी मात्र 3,500 स्टूडेंट थे। कितने थे? मात्र 3,500। कितने परसेंट हुए? 31,000 के 3,500 कितने परसेंट हुए? लगभग 10 से 11%। तो इतनों की 4 साल में बीटेक कंप्लीट हुई है। बाकी क्या करते हैं? कॉलेज में जाते हैं, ये सारा हम करते हैं, फोनों पे बातें करते हैं और ज़िंदगी उनमें बर्बाद हो जाती है। अब होता क्या वहाँ पे? सुनो बात। अब वहाँ घर वाले होते नहीं हैं, बातें स्टार्ट हो जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना खतरनाक है, आजकल तो बहुत तरीके बातें करने के, पता नहीं कौन कौन से चैट चलते हैं, ठीक है। अब उनकी आदत तो हो जाती है, इन 4 सालों में उनकी आदतें कैसी पड़ जाती है? दिन रात बातें करने की या कभी कभार कम बातें करने की। इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ, डायरेक्टली समझाना सही नहीं है, इतने खुद आप समझदार हो। तो इनकी आदतें ऐसी पड़ जाती है ऐसो आराम करने की, ऐसे काम करने की। अब 4 साल कंप्लीट होने के बाद घर वाले बार बार पैसे भेजेंगे क्या कि भैया तुम्हारी डिग्री होगी, अब तो नौकरी वोकरी करो और पढ़ाई वढ़ाई करो, काम धंधे पे लगो। तो बंदे ने पढ़ाई करी हो तो नौकरी लगे हो, उसने तो जिंदगी में ऐसा आराम करे, पढ़ाई तो बिल्कुल करी नहीं। तो 4 साल बाद वो बंदा कहाँ पहुंच जाता है? अपने गांव में पहुंच जाता है। और गांव में पहुंचता है अभी तो जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं, जब MBBS करने जाते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, टीचर बनने जाते हैं, तो तुम तुम्हारे गांव में शेर हो कि हमारा बेटा इंजीनियर बनने गया, हमारा बेटा डॉक्टर बनने गया। और गांव के भी, अरे यार उनका छोरा डॉक्टर बनने गया, उनका छोरा इंजीनियर बनने गया, उनकी बालिका ये बनने गई है। लेकिन उन्हें क्या पता बालक और बालिका कॉलेज लाइफ में क्या कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। बहुत से तो बनते, सबकी तो मैं नहीं कह रहा, जिनकी नहीं बनते। अब 4 साल में उनकी आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं ऐसो आराम करने की। 4 साल बाद वो घर पे पहुंच गया, आस पास पड़ोसी सब पूछेंगे बेटा इंजीनियर बनने गया था तू, बन गया इंजीनियर, बन गया डॉक्टर, यहाँ गांव में लगेगा तेरी नौकरी।
फिर उसके बाद पिताजी से कहेंगे वो आपका बेटा इंजीनियर बनने गया था ना, डॉक्टर बनने गया था, ये गांव में कैसे घूम रहा है इतने दिनों से, यहाँ लगी गया इसकी नौकरी। तो माता पिता भी परेशान, आप भी परेशान, और जिंदगी में 4 साल मजे कर लिए तो पढ़ने में मन लगेगा क्या? अब वो जो बातें होती थी, प्यार की बातें होती थी, जिंदगी मस्त की बातें होती, आरामदायक जिंदगी की बातें होती थी, वो बातें भी होना क्या हो जाएगी? घर पे रहोगे तो बातें होगी, वो भी बंद। गांव वाले भी खा रहे, घर वाले भी खा रहे, और जिसको चाहते हैं वह उससे बातें नहीं हो पा रही। फिर आदमी क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है, ट्रेन के आगे कट के जान दे देता है। यह गंभीर समस्या मैंने मेरे दोस्तों के साथ जीवन में देखी है भैया, ऐसी काफी स्टोरियां ऐसी। जिस कॉलेज से मैंने बीटेक किया, राजस्थान का 3रे नंबर का कॉलेज है राजस्थान का, वहां पे जो आए हैं वो टॉप स्टूडेंट ही आए थे बीटेक करने, लेकिन 66 में से केवल 4-5 ही होंगे जिनकी 4 साल में बीटेक कंप्लीट हुई है। भैया जिंदगी में मैं ये नहीं कह रहा कि दिन रात ही पढ़ो, हर समय पढ़ो। जिंदगी में हर काम अपन को खतरनाक तरीके से करना चाहिए। पढ़ाई करें तो वो भी जबरदस्त तरीके से करें, इंजॉयमेंट करें तो वो भी जबरदस्त तरीके से करें। बहुत से नमूनों की तरह बैठे रहते हैं, ना तो पढ़ते हैं ना मजे करते हैं। जिंदगी में हर काम अपन को खतरनाक करने तरीके से करना है। जिंदगी मिलती है, एक बार मिलती है। पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि मिसाल बन जाए, और मजे करो तो ऐसे करो कि वो भी इतिहास बन जाए। तभी जिंदगी जीने का मजा आएगा। पानी से ना होगे, पानी से ना होगे तो क्या होगा? क्या होगा? याद है नहीं है तुम्हें? बताओ। लिबास बदलोगे। पानी से ना होगे तो केवल लिबास बदलोगे, और पसीने से ना होगे तो इतिहास बदलोगे। अब ऐसा नहीं है कि नहाना बंद कर दो, अब तो पसीने से ना आएंगे। तो भैया अपन को जिंदगी में काम ऐसे करना है कि दुनिया अपन को याद करे। दुनिया, सर ने बताया, दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद करती है। क्यों करती है दुनिया? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल 0 लेवल से उठकर हाई लेवल तक वो पहुंचे, और उन्होंने जीवन में बहुत सी परेशानियां झेली है। अपन यहाँ पे थोड़ी सी देर लाइट चल जाती है, मैडम ने भी बताया था, तो परेशान हो जाते हैं, और सर गर्मी लग रही है। भले ऐसे क्वेश्चन छूट जाए, एक क्वेश्चन के कंसेप्ट दिमाग से निकल जाए, लेकिन अपना दिमाग वहां ज्यादा हावी हो जाता है, सर गर्मी लग रही है। और मैंने सोचा यार इस बार 12वीं बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है, एसी वाली कोचिंग भी यहाँ सामोद में खुल गई है, तो 2-4 छोरे बग जाए और कैरियर चौपट कर ले एसियों के चक्कर में। तो इन्वर्टर तो यहाँ पे भी लगा दिए ताकि थोड़ी बहुत गर्मी तो नहीं लगे। नहीं तो पक्का यकीन था 4-5 छोरे तो भग जाते हैं अगर वो इन्वर्टर नहीं लगता तो। क्योंकि जीवन में अपन ऐसी चीजों के आदी हो चुके हैं, सुख सुविधाओं के आदी हो चुके हैं, और सुख सुविधाओं का जो आदी हो चुका है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। सुख सुविधाओं का जो आदी हो चुका है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 1-8% स्टूडेंट होंगे ऐसे जो सुख सुविधाओं के साथ जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे। अरे यार उन्हें तो पहले जीवन में सुख सुविधाएं मिल रही है, वो क्या करेगा आगे बढ़ के? तुमने सुना होगा आज दिन तक जिनका भी नाम हुआ है वो बिल्कुल 0 लेवल से उठे और हाई लेवल तक गए। मुकेश अंबानी के जो पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, वो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, और आज उनका बेटा इंडिया का टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है। तो जिंदगी में अपन को खतरनाक एंजॉयमेंट करना है, खतरनाक पढ़ाई करनी है, और एक सरकारी नौकरी जरूर लगनी है। चाहे चपड़ासी की लगे, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर लगनी है। क्योंकि सरकारी नौकरी अगर लग गए तो जीवन में ऊंची उड़ान भर लोगे तुम, और अगर सरकारी नौकरी नहीं लगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। ना तो पैसे होंगे, ना गाड़ी होगी, ना शादी होगी, ना कुछ होगा। सांगोद की गलियों में आवारा कुत्तों की तरह घूमते रहोगे, और किसी को भी डसते रहोगे, काटते रहोगे। तो ऐसी गंभीर समस्या से बचने के लिए आप पढ़ाई कर लो और सरकारी नौकरी कर लो। अब सरकारी नौकरी जीवन में सब कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी करने वाला केवल एक आरामदायक जिंदगी जी सकता है, एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है,
लेकिन अगर ज़िंदगी आलीशान जीनी हो, विदेशों में घूमना हो, तो खतरनाक पैसे तभी मिलेंगे जब साइड में बिजनेस भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के साथ साथ, गवर्नमेंट नौकरी के साथ साथ बिजनेस करना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। सरकारी नौकरी वाला केवल एक फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकता है, एक ऑल्टो खरीद सकता है, स्विफ्ट डिजायर खरीद सकता है, लेकिन रोवर रेंजर और फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकता। जबकि एक बिजनेसमैन पता नहीं कितनी ही फॉर्च्यूनर गिफ्ट करे सकता है। मुकेश अंबानी ने कहा था, मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि अगर नोट पे गांधी जी की जगह मेरा फोटो लगाते तो मैं इंडिया का पूरा कर्जा चुका दूंगा। ये कहने की हिम्मत एक बिजनेसमैन की है। तो सबसे ऊपर जो है वो तो क्या है, बिजनेस है। लेकिन बिजनेस के पहले सरकारी नौकरी भी क्या है, जरूरी है। और सपने ऊंचे देखो, अगर चपड़ासी बनने के सपने देखोगे तो वो भी नहीं बन पाएंगे। ऊंचे सपने देखेंगे और उसी की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी जरूर लग जाएगी। एक स्टोरी हालांकि मैंने जो यहाँ पे पढ़ते हैं उन स्टूडेंटों को तो बता दी, लेकिन वो स्टोरी बहुत बढ़िया है और वो सभी को पता होना जरूरी है। एक स्टूडेंट था मेरा, अभी भी है, वह 10वीं पास करके पॉलिटेक्निक करने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 में पहुंचा। 10वीं में वो सेकंड डिवीजन था, 52% उसके थी। बालूहेड़ा चौकी के पास एक गांव है डोटी, वहां का वो रहने वाला है। जब वो पॉलिटेक्निक करने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 में पहुंचा तो फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट में उसके बैक लगी। 6 में से 6 सब्जेक्ट में क्या लगी, बैक लगी। वहाँ पे फेल होना को बैक लगना कहा जाता है कॉलेज में। तो उस बंदे जब सेकंड डिवीजन था वहाँ पे भी बैक लग गई। सेकंड ईयर में जब वो पहुँचा तो हमने इसी प्रकार का मोटिवेशनल सेमिनार अणता की धरती पे भी आयोजित करवाया था। स्टडी जोन क्लासेस पहले अणता में चलती थी, पॉलिटेक्निक की और JN की क्लासेस चलती थी गाँव में पहले। तो वहाँ पे आयोजित करवाया। इस सेमिनार से उसने अपने आप को इतना चेंजेस किया, सेमिनार की बातें उसके दिमाग में इतनी घर कर गई। जो बंदा फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्टों में फेल था, उसने सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज टॉप कर दिया। सिविल ब्रांच से होता, फर्स्ट ईयर की बेके क्लियर कर ली। उसके बाद वो अलवर JN की तैयारी करने गया सिविल ब्रांच से। अलवर उसने 1 साल कोचिंग करी। ST का बंदा था, कट ऑफ गई थी मात्र 78 नंबर 120 में से, लेकिन उस बंदे ने जनरल फाइट किया 103 नंबर लाके। 120 में से 103 नहीं 108 नंबर लाके 12 नंबर ही उसके कटे थे। तो ऐसा बंदा जो 10वीं में सेकंड डिवीजन था और फर्स्ट ईयर में 5 सभी सब्जेक्टों में फेल हो गया था, उसने अपनी जिंदगी के इरादे बदले और कॉलेज भी टॉप किया और जनरल फाइट करके JN भी बना। और अभी सांगवाद में नगर पालिका, जो पुरानी नगर पालिका है, उसके ऊपर उसका ऑफिस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। आज मैं यहाँ पे नहीं था, गांव में था, नहीं तो जरूर आता। मेरी फेसबुक प्रोफाइल है पीयूष राठौर के नाम से, उस पर जाना, उस पर मैंने पोस्ट लगा रखी है JN बनने पे हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ एक लड़की भी थी अणता की, वो भी JN बनी थी, वो भी भीलवाड़ा पे है। तो उनकी मैंने पोस्ट डाली थी, उसने लिख रखा था कि सर आज अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते, स्टडी जोन क्लासेस संस्थान हमारे जीवन में नहीं आता, तो हम चपड़ा से बनने लायक भी नहीं थे। JN तो बहुत दूर की बात है। उस पर देखना तुम आप साहब। तो जब ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल एवरेज से भी बिलो था, जिसके परसेंट भी कम थी, लेकिन उस बंदे ने अपने आप को बदला। बहुत से कहते तुम्हें, अरे मैं तो शुरू से कमजोर हूँ, मेरे तो बचपन से मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं तो दोबारा जन्म लूंगा तब पढ़ूंगा, शुरू से पढ़िया। दोबारा भरोसा थोड़ी, जन्म लोगे नहीं लोगे, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनोगे। तो आप अपने आप को बदल सकते हो। ये जरूरी नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को मैथ्स के सवाल नहीं आते, मेरे को तो मैथ्स से शुरू से डर लगता है, सब कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसे सोच लोगे कि मेरे को डर लगता है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो तुम जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने पहले से बातें, नेगेटिव बातें दिमाग में बैठा ली। और ये अपना दिमाग जो है इमेजों में ज्यादा सोचता है, इमेज में ज्यादा सोचता है, जब भी तो अपन को पिक्चर बढ़िया लगती है। यहाँ किताबों में पिक्चर थोड़ी आती है, सोचता है इमेजों में अच्छी लगती है, उस पर चलते रहते चलचित्र चलते रहते हैं, टीवी में भी चलते रहते हैं, यहाँ किताबों में चित्र थोड़ी चलते हैं। तो अपना दिमाग किस पे ज्यादा सोचता है, इमेजों में ज्यादा सोचता है। तो अपन को इमेज तो पॉजिटिव बनानी चाहिए। अगर अपन पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो दिमाग उसी डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। तुमने देखा होगा, अगर शाम को तुम 4 बजे चाय पीते हो, 4 बजे ऑटोमेटिक चाय की याद आ जाती होगी।
अगर कोई 6 बजे कचौरी खाता होगा तो उसे शाम को 6 बजे तक कचौरी की याद आती है। हमारी शरीर में एक ग्रंथि होती है जो कि वो उस टाइम पे एक्टिव हो जाती है। तो जब अगर अपन ने 21 दिन प्रॉपर टाइम टेबल बना के अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो मेरी गारंटी 22वें दिन बिना टाइम टेबल पढ़ाई करे आपके मन नहीं लगेगा। और जो केवल पढ़ाई पढ़ाई करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर पढ़ाई पढ़ाई करेंगे तो दिमाग प्रेशर कुकर थोड़ी है, तो फट जाएगा। तो इतनी पढ़ाई भी सही नहीं है और इतने मजे भी सही नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ बीच में एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। और ये भी सही नहीं है कि बिल्कुल एंजॉयमेंट करें, पढ़ाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अपना मेन मुद्दा पढ़ाई और पढ़ाई अपन को जीवन में आगे पहुंचाएगी। किसी की शादियां सगायां हो गया फिक्स हो रही है क्या अभी से? अगर किसी की हो रही हो तो हाथ खड़ा करें, हो रही होगी तो हाथ थोड़ी खड़ा करेंगे। मैनेजर साहब आपकी टीम के बारे में बताया जाए, आपकी टीम में कोई है क्या? हाँ, तो अगली स्टोरी में उसी के ऊपर ला रहा हूं। हाँ, फरहान की तो पता है मेरे को, ठीक है। अब देखो आगे अगली स्टोरी उसी के ऊपर सुनना। बहुत से समाज में क्या होता है, शादियां फिक्स कर देते बचपन में ही। आजकल तो नहीं करते, लेकिन पहले जमाने में कर देते थे, ठीक है। ऐसा एक बंदा था जो 8वीं क्लास में था, तो उसकी शादी फिक्स कर दी, सगाई फिक्स कर दी थी, मतलब सगाई करा दी थी उसकी घर वालों ने। उसने विरोध किया होगा तो जापटे वापटे दे के करवा दी। 8वीं में बेचारा क्या करेगा, पड़ी होगी जापटे। अब भैया वो बंदा जब 10वीं में पहुंचा, 10वीं पास करके वो भी पॉलिटेक्निक करने कहाँ पहुंचा। अभी मैंने पॉलिटेक्निक में ज्यादा पढ़ाया, वहाँ पे कोचिंग में भी पॉलिटेक्निक वाला वो ज्यादा पढ़ाया। अब 1-2 साल से यहाँ भी पढ़ाने लगा हूँ, फिर यहाँ की भी स्टोरी सुनाऊंगा। तो उसकी स्टोरी क्या थी, उसके वो टॉप 3 में उसकी रैंक चलती थी। उस बंदे की इलेक्ट्रिकल ब्रांच से वो पॉलिटेक्निक करने आया था। कोचिंग के अंदर टेस्ट लेते थे तो टॉप 3 में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो टॉप 3 से बाहर जाने लगा। उसकी रैंक ही टॉप 3 से बाहर जाने लगी। हमारा दिमाग खराब होने लगा कि यार पढ़ने वाला बच्चा, इंटेलिजेंट छोरा, ये 7 व 8 से 9 10 11 12 15 पे कैसे पहुंच गया। और 70-80 स्टूडेंट वहाँ पे होते थे फर्स्ट ईयर में कोचिंग में। तो उस वक्त मेरा खौफ बहुत था वहाँ। अब मैंने खौफ रखना बंद कर दिया। खौफ सही नहीं है, क्योंकि आत्महत्याएं ज्यादा हो रही है। हो गया, अब भी है क्या? हाँ, बहुत कम है। तो पहले तो इतना था भाई, अगर मैथ्स की क्लास नहीं होती थी, ये पूछने के लिए भी दूसरे टीचर के पास फोन करते थे कि सर मैथ्स की क्लास है नहीं है। तो उस बच्चे ने मेरे को कुछ नहीं बताया। जो दूसरे सर थे उन्होंने पूछा कि भाई तेरी रैंक कम कैसे होने लगी। तो उसकी पूरी स्टोरी उसने उन सर को बताई। उन सर ने मेरे को बताई। हम दूसरे दिन ही बाइक उठा के उसके घर पे पहुंच गए, उस बच्चे के घर पे। हुआ क्या था, उस जिस लड़की से उसकी सगाई हुई थी, उस लड़की से वो शादी भी करने वाले थे। अब उस लड़के को पता करा कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वो जर्दा चुना खाती है और गाय भैंसे चराती है। ऐसी लड़की से उसकी सगाई कर दी। तो उसने कहा कि गुरुजी अब आप बताओ, मैं एक पढ़ने वाला और मेहनत करने वाला, और वो जर्दा चूना खाने वाली, अब बताओ आप मैं कैसे शादी करूं? मेरा कहाँ से पढ़ने में मन लगेगा, मेरी कहाँ से रैंक आएगी? वो रोने लग गया। वो बंदा पढ़ने वाला था, तो हम भी रिस्क लेके उसके गांव पे पहुंच गए। उसके घर वालों को इकट्ठा किया, एक ग्राम सभा आयोजित करवाई उनके घर पे। उनको समझाया, धीरे धीरे उनके सभी मेंबर समझ रहे थे, लेकिन उनके पापा बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। गुर्जर समाज से वो बिलोंग करता था। उस समाज में शायद पहले कर देते थे, अब तो करते नहीं करते हैं, बचपन में कर देते हैं। उसके पिताजी ने हमसे कहा कि हमारे समाज में लड़कियां नहीं मिलती ज़्यादा उम्र होते ही। मैंने किसकी ज़्यादा उम्र है क्या, ये तो 18-17 साल का है अभी, तो 17 साल कोई ज़्यादा उम्र है क्या? फिर उन्होंने कहा हमारे समाज में पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं मिलती। तो 2nd ईयर 3rd ईयर की जो रैंक लिस्ट थी उसमें गुर्जर समाज की लड़कियां थी जिसकी टॉप 3 में रैंक थी। मैंने उन्हें रैंक लिस्ट बताई, मैंने कि ये आपके समाज की लड़की है 2nd नंबर पे, आप कह रहे हो पढ़े लिखी नहीं मिलती, कि आगे होगी तो कहाँ से एक आध, मतलब ये अपोजिट जवाब दो। फिर
मैंने कहा ये कुछ बन जाएगा, जयन वगैरह बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी। तो बहुत लड़के आएंगे, बहुत लाइन लगेंगे। नहीं नहीं, सगाई हुआ है तो किसी में नहीं टूटा इसकी, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी नाक कट जाएगी। और मैंने कि ये अणता में अकेला रहता है और टेंशनों में जीता है, इसकी टेस्टों में रैंक भी आना बंद हो गई। अगर इसको कुछ हो जाता है तो फिर किससे कराओगे आप उस लड़की की शादी? ऐसे करेगा क्या? मरेगा तो मर जाएगा। जबकि माता पिता के मुंह से कभी ऐसा शब्द नहीं निकल सकता। मैं भी अचंभित रह गया जब उन्होंने ऐसा कहा। हर प्रकार से हमने उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं समझे। लास्ट में मैंने कहा ये अभी 17 साल का, अभी नाबालिग है, कराओ तुम इसकी शादी, पुलिस में खुद लेके आऊंगा यहाँ पे। कैसे करा? उसने पूछा मैंने, भैया करनी है शादी की? नहीं सर, टूटनी चाहिए सगाई, कुछ भी हो जाए बोला ऐसे, नहीं तो मैं पढ़ाया वढ़ाया सब छोड़ूंगा और मरूंगा। उसने मेरे से ऐसे कह दिया। तो मैंने उसके पिताजी से कह दिया शादी कराए, मैं पुलिस लेके आया, इसकी शादी कैसे भी नहीं होनी चाहिए, पटेगा भी। तो भैया उसके घर वालों ने, उसके चाचा जी ने समझाया फिर उसके पिताजी को, और वो सगाई तोड़ दी। और वो लड़का बहुत शानदार तरीके से उसने तैयारी करी। मैंने 2018 में कोरोना के बाद, कोरोना के पहले यहाँ पे सामोद में 1 साल ज्योतिबाल स्कूल में कोचिंग चलाई थी कंपटीशन की। यहाँ पे अणता के जितने भी छोरे थे पॉलिटेक्निक करने के बाद सामोद में कमरे किराए से लेके उन्होंने तैयारी की थी उसकी कंपटीशन एग्जाम की, रेलवे की। तो आसपास के कमरे फुल हो गए थे, लोग बात कहने लग गए थे सामोद के, यार ऐसी कौन सी कोचिंग आ गई जो अणता से कमरे लेने आ रहे छोरे। वहां पे वो तैयारी करके गया था और अभी वो दिल्ली पुलिस में हो गया, उसका फिजिकल बाकी है उस बंदे का। अब दिल्ली पुलिस में अगर फिजिकल में हो जाता है तो दिल्ली पुलिस में हो जाएगा उसका। और उसके बाद उसके पिताजी का फोन आया मेरे एक बार, ये दिल्ली पुलिस में होते कि अगर आप उस दिन नहीं आते तो आज बालक दिल्ली पुलिस में नहीं होता, कहीं और होता। तो मैंने कहा सही कहा ना आप। तो अगर कैसा किसी का सिस्टम हो ऐसा सगाई हो गए का तो उससे दूर रहना है ना। और कम से कम गर्ल्स की 26-27 साल तक शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 26-27 साल तक आप अपना टारगेट फिक्स करो, नौकरी वोकरी लगो, उसके बाद शादियाँ वादियाँ करना। और छोरों की 30 साल तक सोचो भी मत, तो भी पढ़ाया वढ़ाया करो। तो 27 से 30 साल तक की उम्र में आप शादियाँ वादियाँ करना, ठीक है। अगर भविष्य में कुछ करना हो, नौकरियाँ वोकरियाँ लगना हो, ठीक है। और जिसको जिंदगी में शौक हो शादियों करने का, शादियाँ करने का, तो कर सकते हो, जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आग लगी नहीं लगी थोड़ी बहुत, किस किस की लगी? तो भैया जिंदगी में आग ही लगनी चाहिए, तभी मजा आएगा जिंदगी में। ऐसे नहीं आएगा आलसियों की तरह बिना बोले बिना कुछ कहे बैठे रहेंगे। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ने के साथ साथ आपको बोलना भी आना चाहिए, आगे बढ़ना भी आना चाहिए, भाषण देना भी आना चाहिए, प्रवक्ता भी एक बढ़िया बनना चाहिए, तभी जीवन में मजा आएगा। तो पहले तो एक टारगेट फिक्स करना और उस टारगेट को पहुंचने के लिए जी जान लगा देना। और केवल एक छोटी नौकरी लग जाए तो वहीं मत रुकना, सपने बड़े देखना और नौकरी बड़ी लगना। बाबा आएंगे वो, क्या कह रहे, क्या कह रहे? फिर आपको एक बार और बुलाएंगे उनकी जगह, अगर नहीं आएंगे तो। अरे जो यहाँ आए उन्हें तो सुन लो। हाँ मैनेजर साहब, फोन लगाया जाए। फोन तो लगाया जाए भैया। हाईलाइट वही होता है जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। क्या चाहते हो? समझिए ना। तो ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं पूनम सेन को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज पूनम सेन। जल्दी आओ, चोरी ले आओ, जो भी ग्राम में लेना हो ले आना। Let's go.
की पिघल रहा है, केक काट लो पहले। मेरे को तो पता ही नहीं है कब लाया हो, उसको आने दो, भी आ रहा है। हाँ भाई, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। एक बार मैं टीचरों से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। बहुत से टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनको तो आप जानते हो, जिनको नहीं पढ़ाते एक बार उनको भी बताना जरूरी है। सबसे पहले तो अपना जो कोचिंग संस्थान है स्टडी जोन क्लासेस सांगोद, ये पहले अणता की धरती पर संचालित होता था 2016 से 2019 तक, कोरोना तक। कहाँ तक? कोरोना तक। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पॉलिटेक्निक और जेईई क्लासेस चलती थी। उसके बाद ये आपके और अपने शहर सांगोद में पिछले वर्ष से संचालित है। अब जो आपके जो भी जान पहचान वाले हो, रिश्तेदार हो, पास पड़ोसी हो, जो भी पॉलिटेक्निक कर रहा हो और जो भी मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहा हो, पॉलिटेक्निक कर रहा हो, इसकी क्लासेज अपने स्टडी जोन क्लासेस की जो मोबाइल ऐप है उस पर संचालित होती है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपका रिश्तेदार जो भी पॉलिटेक्निक कर रहा हो, जेईई की तैयारी करना चाहता हो, उसका आप जरूर बताएं। कोचिंग, अपनी कोचिंग एक से पढ़ के राजस्थान के टॉपर यहाँ से निकलते हैं। बहुत से लगभग 950 स्टूडेंट ऑनलाइन अपने ऐप के माध्यम से इस वर्ष इस सेशन में पढ़ रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से 950 स्टूडेंटों ने कोर्स खरीदा हुआ है। ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुके हैं उसमें इस सेशन के भी, जिसमें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के सारे कोर्स उसमें हैं। और जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जेईई का कोर्स भी उसमें है। तो आपकी जानकारी में जो भी आए उसे आप जरूर बताएं। इसके अलावा 8वीं से 12वीं तक की अपनी क्लासेस यहाँ संचालित होती हैं, जिसमें अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। 12th में साइंस स्ट्रीम की होती है। हो सकता है अगले सेशन से आर्ट्स स्ट्रीम के भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएं। और साथ में इस सेशन में अपन ने BSTC PTT का बैच स्टार्ट किया था। अब जो भी आने वाले समय में जो भी कंपटीशन एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो CET का आया हो, चाहे ग्राम सेवक का, पटवारी का, राजस्थान पुलिस का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, हर प्रकार के बैच यहाँ पर संचालित किए जाएंगे। और यहाँ पे टॉप मोस्ट फैकल्टियाँ पढ़ाती है, शानदार फैकल्टियाँ पढ़ाती है। और ज़्यादातर वो टीचर पढ़ाते हैं जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बीच सलमान सर एक बार आए। सलमान सर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट तो जानते हैं सर अपने यहाँ पे 11th-12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। और 10th में जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर चलते हैं उन्हें भी ये पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ 10th साइंस को 3 टीचर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री वाले चैप्टर को केमिस्ट्री के टीचर, बायोलॉजी वाले चैप्टर को बायोलॉजी के टीचर और फिजिक्स वाले चैप्टर को फिजिक्स के टीचर। तो 10th की साइंस को 3 टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये जो भी कैमरे ऊंचे करेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे, अगला नंबर उन्हीं का होगा यहाँ पे। इसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए। इसके बाद में आमंत्रित करना चाहूँगा लक्ष्मी मैम को। लक्ष्मी मैम जो है वो 10th और 12th वाले बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। और BSTC PTT के बीच में भी मैम ने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया। और जो प्री BSTC का एग्ज़ाम था
उसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी हिंदी में परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, बहुत कम क्वेश्चन गलत हुए थे। तो मैम की मेहनत के लिए भी एक बार जोरदार तरीके से तालियां बजाई जाए। इसके बाद बहुत से टीचर है जो गायब है। फैजान सर हाँ, सुबह हो ना तुम से लेके आओ, लेते हुए आना, फिर वो आएंगे जहाँ तक तो पार्टी वार्टी कर लेंगे, उनको समोसे खिला देंगे। तो फैजान सर बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं 11th-12th में, और वो 10th के बायोलॉजी के चैप्टर भी वही पढ़ाते हैं। इसके बाद 12th फिजिक्स के लिए मैं खुद हूँ भाई। 11th-12th में फिजिक्स के साथ डील करता हूँ, और 10th में फिजिक्स के चैप्टर भी मैं पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, 12th मैथमेटिक्स और 10th मैथमेटिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट भी मैं, फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट के साथ मैं डील करता हूँ। इसके बाद BSTC के सब्जेक्ट में रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, तीसरा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट तो मैथ से साइंस से रिलेटेड थे, और मेरे 12th के बाद मैंने मैथ्स ली थी, लेकिन मेरा प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वह है राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। हाँ, हालांकि मेरा राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है, ठीक है, तो आप वो नहीं करें। पॉलिटिकल साइंस मैंने BSTC वालों को पढ़ाई थी, और आप उनसे पूछ सकते हो पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ाई थी, ठीक है। तो जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट इनमें नहीं है। मैथ और फिजिक्स में भी खतरनाक इंटरेस्ट है, लेकिन ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट अब जो लगता है जिसमें इंटरेस्ट आता है वो पॉलिटिकल साइंस है। और मैं प्रेजेंट टाइम पे जो लोकसभा और विधानसभा है, और साथ में हमारे छोटे भाई जो है रवि जी राठौर, ये भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम पॉलिटिकल में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की मीटिंगें काफ़ी देखते हैं। अब उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि उनमें जो बोलते हैं वो अच्छे वक्ता होते हैं, वही बोल पाते हैं वहाँ पे, उनसे बहुत सी चीज़ें अपन को सीखने को मिलती है। तो अगर आपका किसी का इंटरेस्ट हो तो आप भी जरूर देखें, ठीक है। तो इस कार्यक्रम को अपन समापन की ओर पहुंचाते हैं। कुछ ही देर बाद समोसे आ रहे हैं, और रास्ते में भी, तो नाश्ता वास्ता करके आप जाए, ठीक है। और जहाँ तक नाश्ता नहीं आया वहाँ तक अगर आप में से कोई ईमानदारी से अपनी इच्छा पूर्वक आना चाहे तो उसका मजा कुछ और ही है। तो कौन आना चाहता है? तो साथ के साथ आपको BA भी जरूर करनी है। 2 कोर्स रेगुलर एक साथ नहीं हो सकते, तो BA आप प्राइवेट करना, रेगुलर मत करना, नहीं तो अलाउ नहीं हो दोनों एक साथ। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो BA आप प्राइवेट करना, BSTC 2 साल की हो जाएगी, 3 साल बाद आपकी BA भी हो जाएगी। BA के बाद B.Ed करना पहले, और B.Ed के बाद 2 साल की MA भी करना, ताकि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर ऑप्शन ज़्यादा आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। BSTC में आप नौकरी जल्दी लग सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है, और जो रेट की कट ऑफ गई है लेवल 1 की, वो भी बहुत कम गई है कंपेयर टू लेवल 2, और फाइनल कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गई, उसमें भी 10-15 नंबर बढ़े हैं। तो BSTC के एग्जाम फाइट करना ज़्यादा टिपिकल काम है कंपेयर टू रेट लेवल 1 का एग्जाम फाइट करना। अगर आपने ये फाइट कर लिया, कॉलेज आपको मिल गया, तो उसमें इतनी परेशानी नहीं है। जब आपने यही फाइट कर लिया तो उसे आप आराम से फाइट कर सकते हो, और इतनी तो वैकेंसी आती भी है काफ़ी, ठीक है। लेकिन आराम से तो तैयारी तो उसकी भी करनी पड़ेगी। आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और 50% से 60% सीटें तो जो नेताओं के बाल बच्चे हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं वो खा जाते हैं, वो बिक जाती है। 10% 20% पैसे खिलाने वालों की भेंट चढ़ जाती है। हाँ, 10th के बॉयज बाहर जाए उनके लिए कुछ किया जा रहा है वहाँ पे अरेंजमेंट। सबके एग्जाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन कोई भी कर सकता है, चाहे BSc हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो। ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं, रेलवे के, बैंक के, ग्राम सेवक के, पटवारी के, LDC के। तो एक बार डिग्रियां पूरी कर लो, उसके बाद
कोई टारगेट फिक्स करना और उसकी तैयारी आप अच्छे से करना, तो आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करोगे। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ समस्या चल रही हो जीवन में, ठीक है, या कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ डाउट हो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप जरूर पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप भी आओ ना, मदद कराओ बुलाने में। टेब लग रही है इसके। इसे बोल ये भाई हाँ भाई, पानी वानी पीने जा रहे हो? पे आओ पानी।